और पहलगाम के मुद्दे पर बड़ी खबर, दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है। प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संदीप बोल से। क्या एजेंडा था संदीप, क्या पता चल पाया इस बैठक के बारे में? पहलगाम अटैक के बाद से लगातार प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं हर एक अपडेट का। लगातार प्रधानमंत्री बैठकें कर रहे हैं, रक्षा मंत्री से कई बार बैठक हो चुकी है, उनकी सीडीएस से भी वो मिल चुके हैं, साथ ही एनएसए से लगातार मिल ही रहे हैं। लेकिन अब आज पहली बार ऐसा हुआ है कि तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस, एनएसए और रक्षा मंत्री एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिले हैं और तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है। जाहिर सी बात है कि इस पूरे बैठक में पीएम को इसके बारे में ब्रीफ किया गया होगा कि अभी किस तरीके के सुरक्षा हालात हैं, किस तरीके के ऑपरेशन चल रहे हैं और कई अलग तरीके के जो है चीजें हैं वो उसके ऊपर ब्रीफ किया गया हो, ग्राउंड सिचुएशन के बारे में ब्रीफ किया गया हो। क्योंकि कूटनीतिक स्तर पे तो भारत सरकार ने कई कठोर फैसले लिए हैं, लेकिन अभी एक मिलिट्री एक्शन की बात भी कही जा रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि कई सारे ऑप्शंस जो जिन पर कार्रवाई चल रही होगी या सोच रहे होंगे, हो सकता है उसके बारे में भी बताओ, क्योंकि अभी तक इस बारे में जानकारी साझा नहीं की गई है कि आखिर मीटिंग में किस तरीके की चर्चा हुई और सेना और रक्षा मंत्रालय की तरफ से किस तरीके की जानकारी दी गई। लेकिन जो तस्वीरें और जो वीडियो जारी किए गए उसमें साफ देखा गया है कि किस तरीके से सीडीएस भी उनको बात करते हुए नजर आए, पीएम से बात करते हुए नजर आए, कुछ बताते हुए नजर आए, साथ ही एनएसए अजीत डोभाल भी उनके कुछ बताते हुए नजर आए। तो ये तो साफ है कि अब प्रधानमंत्री ने इन पूरी टीम को, यानी कि अब जो मिलिट्री एक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल टीम है वो आज उनके साथ मुलाकात किया है उन्होंने। अब देखते हैं कि किस तरीके का एक्शन क्या होगा, क्या आगे कोई मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा। ये जाहिर सी बात है कि जरूर कुछ ना कुछ जो है ब्रीफ उनको किया गया होगा, लेकिन एजेंडा बिल्कुल साफ है। पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से लगातार पूरे देश भर में रोष फैला हुआ है, हर कोई जो है पाकिस्तान से बदला लेना चाहता है और भारतीय सेना के तीनों अंग पूरी तरीके से कैपेबल भी हैं किसी भी तरीके का ऑपरेशन करने के लिए। बस सरकार को तय करना है कि अगर कोई मिलिट्री ऑपरेशन होना है तो कब होना है और कैसे होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप। तो स्पष्ट है कि सरकार जो है वो कुछ ना कुछ तैयारी कर रही है, एक्शन लेने जा रही है। बहरहाल बढ़ते हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, लेकिन इस बीच कांग्रेस के पोस्टर पर सियासी बवाल मच गया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान से तनातनी के बीच जहां पूरा देश एकजुट है, वहीं कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्टर पोस्ट किया है। इसमें एक इंसान को दिखाया गया है जिसका सिर गायब है और पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा है, जिम्मेदारी के समय गायब। जब देश के सियासतदानों को सबसे ज्यादा साथ आने की जरूरत है, तब कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया गया पोस्टर सवाल खड़े करता है। इस पोस्टर में एक इंसान का कटआउट है जिसका सिर गायब है और लिखा गया है, जिम्मेदारी के समय गायब। यानी सांकेतिक तौर पर यह पोस्टर किसे टारगेट करते हुए जारी किया गया है ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस पर हमलावर होने का मौका मिल गया है। बीजेपी ने इस बेहद संवेदनशील घड़ी में जारी किए गए इस तरह के पोस्टर को लेकर कांग्रेस को घेर लिया है। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा, आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। पहली बात। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जो चट्टान हैं, ये चट्टान है सुरक्षा की, भारत के लिए, हर नागरिक के लिए, उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेसी आज। कांग्रेस के इस पोस्टर को उस वक्त और हवा मिल गई जब पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर दिया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी केवल पाकिस्तान की जुबान नहीं बोल रही है,
बल्कि उनकी कार्य संस्कृति, उनके संस्कार, उनके रीति रिवाज भी पाकिस्तान की तरह हो चुके हैं। कांग्रेस पर यह हमला यही नहीं रुका। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने भी इसे गैर जिम्मेदाराना करार दिया। जो पोस्टर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जारी किया गया है, जिसमें सर गायब दिखाया गया है, इससे बड़ी गैर जिम्मेदाराना कोई हरकत नहीं हो सकती। ये पोस्टर ऐसे वक्त में जारी किया गया है जब कांग्रेस नेताओं को पहलगाम के मुद्दे पर पार्टी लाइन से न भटकने की हिदायत दी गई है। लेकिन एक बार फिर इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस का इस तरह का राजनीतिक हमला सवाल खड़े कर रहा है। पहलगाम हमले को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही है। योगी ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आतंकवाद को हमेशा के लिए कुचल कर रहेगा। योगी ने आतंकवाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर भी हमला किया। योगी ने कहा कि सपा के लोग जब बोलते हैं तो पता नहीं चलता कि समाजवादी पार्टी के लोग बात कर रहे हैं या पाकिस्तान के लोग। एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे 10 वर्ष में आपने देश से आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को समाप्त होते हुए देखा होगा, ऐसे ही जो थोड़े तत्व अब सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। पहलगाम हमले पर शर्मनाक पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। सरकार और विपक्ष को जहां आतंक के खिलाफ एकजुट होकर मुहिम चलाना चाहिए, वहां विभाजनकारी राजनीति का तूफान उठ खड़ा हुआ है। आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पर भारत सरकार ने एक्शन लिया है। सरकार ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। ख्वाजा आसिफ पर जम्मू कश्मीर पर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप है। इंडसइंड बैंक के एमडी एंड सीईओ सुमंत कठपालिया ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। इस पर डिटेल के लिए बात करते हैं, हमारे सहयोगी यतीन मोता जुड़े हुए हैं। बताएं यतीन, ये कठपालिया ने अचानक इस्तीफा दिया? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो ये ऐसे नहीं कहा जाएगा कि ये अचानक से इस्तीफा दिया है। बाजार में ऑलरेडी ये हवा थी कि आरबीआई जिस हिसाब से डेरिवेटिव के नुकसान और जिस हिसाब से बैंक में काफी सारी अकाउंटिंग गड़बड़ियां पाई गई, लगभग तय था कि सुमन कठपालिया का जो इस्तीफा है या एक्सटेंशन है वो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं बाजार में एक्सपेक्टेशन थी। कुछ दिनों पहले ही डेप्यूटी सीईओ ने अपना इस्तीफा दे दिया है और अब सीईओ साहब ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। मामला अगर हम देखें तो 2000 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी को डेरिवेटिव लॉस हुआ था। उसके बाद आरबीआई भी नाखुश थी और बैंक का बोर्ड भी नाखुश था पूरे के पूरे अप्रोच से। और पर्टिकुलरली अगर बात करें तो एमएफआई बिजनेस, जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है, यहाँ भी लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास की गड़बड़ियां जो हैं वो दिख रही हैं। तो इन सब कंट्रोवर्सी के बीच में ये लगभग तय था कि एक्सटेंशन तो नहीं मिलेगा। और शायद इस माहौल में जिस हिसाब से बैंक में आरबीआई के एक्शन की बातें हो रही थी, मुझे लगता है ये जो सीईओ साहब का रेजिग्नेशन है वो लाजमी था। जी, तो ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था और कितनी लोगों को उम्मीद थी। अब कल दिखेगा कि इसका असर क्या होता है यतीन? देखिए सेंटिमेंटल नेगेटिव तो है ही। कुछ दिनों पहले सीएनबीसी टीवी 18 ने रिपोर्ट भी किया था कि 3 बड़े ऑफिशियल्स किसी भी वक्त अपना इस्तीफा दे सकते हैं और आरबीआई जो सूची है बैंक के बोर्ड से मांग रही है कि 2 से 3 नाम बताएं, उसके अंदर शॉर्टलिस्ट करके सीईओ साहब को अपॉइंट किया जाए।
मुझे लगता है नेगेटिव रिएक्शन तो होगा, लेकिन देखते हैं आरबीआई का किस तरीके से इस पे रिएक्शन आता है, एक्शन आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यतिन। पढ़ते हैं खबर में आगे। प्रोजेक्ट में देरी, बिल्डर और बैंक के गठजोड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली एनसीआर समेत देश के अलग अलग शहरों से जुड़े 7 मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया जाएगा। डिटेल के लिए बात करते हैं असीम मनचंदा से। बताएं असीम। बैंक बिल्डर गठजोड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 19 मार्च को हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर एक कड़ी फटकार लगाई थी और संकेत दिए थे कि वो इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप सकते हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने एक अमाइकस की नियुक्ति भी कर दी थी। आज अमाइकस ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। अमाइकस ने कहा कि बहुत सारे मामलों में सुपरटेक बिल्डर की गड़बड़ी के मामले सामने आए। इतना ही नहीं, कई सारे बैंकों ने बिल्डर्स को एडवांस में लोन भी दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे में 7 ऐसे मामले हैं जहां पर की केस दर्ज करके जांच करने के निर्देश दे दिए हैं। ये जांच दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद, मोहाली जैसे शहरों के अंदर होगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक सीबीआई को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाने के निर्देश दिए हैं। इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अंदर हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आईसीए से यह भी कहा है कि आप 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें सौंपिए जो कि इस मामले की पूरी फोरेंसिक जांच करेंगे। और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि हम इस पूरे मामले को हर महीने मॉनिटर करेंगे जब तक ये मामला पूरी तरह से साफ नहीं हो जाता। तो जिस तरह से अब बैंक और जो बिल्डर्स हैं उनके गठजोड़ की जांच अब सीबीआई और करेगी और सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच को खुद ही मॉनिटर करेगा। और दिल्ली सरकार ने स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर बड़ी कार्रवाई की है। अब बिना पेरेंट्स की कमेटी के से मंजूरी लिए कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेगा। सीएम रेखा गुप्ता की अगुवाई में कैबिनेट ने नया स्कूल फीस बिल मंजूर किया है। अगर कोई स्कूल नियम तोड़ेगा तो उस पर 1 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर किसी बच्चे को फीस के लिए स्कूल से बाहर किया गया तो 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला कि आज ड्राफ्ट बिल हमने कैबिनेट में पास किया है जो कि दिल्ली के सभी स्कूलों में, वेदर दैट इज एडेड, नॉन एडेड, प्राइवेट और हर प्रकार के स्कूल, दिल्ली के 1677 स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें फीस को लेकर के पूरा का पूरा गाइडलाइन, पूरा प्रोसीजर तय करेगा। और पहली बार इतिहास में दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसा बिल बनाया जा रहा है जो कि अपने आप में फुल प्रूफ है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की पुरानी गाड़ी रखना आने वाले दिनों में महंगा पड़ सकता है। दिल्ली सरकार ने अपनी ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी में ऐसी गाड़ियों पर ग्रीन लेवी लगाने का प्रस्ताव दिया है। इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इंसेंटिव मिलेगा। इस एक्सक्लूसिव खबर पर डिटेल बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, जो नई ईवी पॉलिसी दिल्ली की होने जा रही है ये पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल पे काम करेगी। यानी कि जो पुरानी पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं उनसे ग्रीन लेवी लिया जाएगा और उससे इंसेंटिव दिया जाएगा नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों को। जो प्रपोजल है उसके मुताबिक हर वो गाड़ी जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, इलेक्ट्रिक नहीं है और 10 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है उस पर ग्रीन लेवी लगेगा। कितना लगेगा? तो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उन पे फ्लैट 7500 रुपये जो है वो सालाना लेवी लगाने का प्लान है। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी गाड़ियां हैं उसमें नॉन ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं उसमें 2 व्हीलर्स के लिए 2000 रुपये सालाना और जो नॉन 2 व्हीलर जो इसके अलावा जितनी कैटेगरीज की गाड़ियां हैं उन सभी पे 5000 रुपये सालाना की लेवी लगाने का प्रस्ताव है। इससे एक स्टेट ईवी फंड बनेगा जो कि ईवीज को इंसेंटिव देगा। कितनी इंसेंटिव मिलेगी? तो लगभग सभी कैटेगरीज में अगर आप देखें 10,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर की इंसेंटिव देने का प्लान रखा गया है। बसेस को छोड़ के जहां पे 20,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर की इंसेंटिव दी जाएगी। जो मैक्सिमम कैपिंग है वो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग रखेगी। मसलन कि अगर 2 व्हीलर्स की बात करें तो 30,000 से ज़्यादा इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ऑटो रिक्शा या 3 व्हीलर्स या जो गुड्स व्हीकल हैं उनकी बात करें तो उसमें 45,000 तक का जो है कैपिंग दी गई है। साथ ही अगर 4 व्हीलर्स की बात करें जो गुड्स व्हीकल हैं वहाँ पे 75,000 रुपये तक की कैपिंग है। और अगर ई बसेस की बात करें तो 15 लाख रुपये
पहले 200 बसेस जो होंगी स्कूल बसेस उनके लिए रखा गया है। ये भी बता दें कि लगभग 11,000 ई बसेस का प्लान रखा गया है इस प्लान में, जो कि अगले कुछ सालों के अंदर दिल्ली सरकार जो है परचेज करेगी। हालांकि मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि ये फिलहाल एक प्रपोजल है, ये कंसल्टेशन पेपर है जो तमाम जो ऑटो कंपनीज हैं, ऑटो एसोसिएशन हैं, उनको दिया गया है। एक बार मशवरा हो जाता है उसके बाद ही इस पर सहमति बनेगी। फिलहाल ये एक ड्राफ्ट है। अभी दिल्ली में जो पुरानी ईवी पॉलिसी थी उसको 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है और एक बार इस नई पॉलिसी पर सहमति बनती है तभी ये लागू होगी। और महाराष्ट्र में भी ईवी पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें नए ईवी की खरीद पर सब्सिडी का ऐलान किया गया है। पॉलिसी में कुछ विशेष प्रकार के ईवीज को कुछ खास रास्तों पर टोल फ्री करने का फैसला भी लिया गया है। इसमें ईवी मैन्युफैक्चरिंग और खपत को बढ़ावा देने के साथ साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर भी जोर दिया गया है। इस पर कुछ फैसले भी लिए गए हैं। राज्य सरकारने एक नवीन ईव्ही पॉलिसी म्हणजे इलेक्ट्रिक व्हेकल पॉलिसी केलेली आहे। याच्यामध्ये पॅसेंजर ईव्ही ज्या आहेत त्याच्याकरता मोठ्या प्रमाणात सबसिडी देण्याचा निर्णय देखील केलेला आहे। काही प्रकारच्या ईव्हींना काही विशिष्ट रोडवर टोल मुक्ती देखील देण्याचा निर्णय केलेला आहे। ईव्ही मॅन्युफॅक्चरिंग, ईव्ही कन्झम्पशन या दोन्ही वाढलं पाहिजे आणि त्यासोबत चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार झालं पाहिजे। या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची अशा प्रकारची पॉलिसी आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्य केली आहे। इधर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ग्राहक की मर्जी के खिलाफ सर्विस चार्ज वसूलने पर कड़ा एक्शन लिया है। अथॉरिटी ने 5 रेस्टोरेंट्स को नोटिस जारी किया है और ग्राहक से वसूला गया चार्ज वापस लौटाने को कहा है। नियमों के मुताबिक सर्विस चार्ज पूरी तरह से स्वैच्छिक है और रेस्टोरेंट ग्राहकों को इसे देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। इस पर ग्राहक और रेस्टोरेंट के बीच लंबी लड़ाई चली है। खबर की डिटेल बता रहे हैं असीम मचंदा। सर्विस चार्ज को लेकर के रेस्टोरेंट और सरकार के बीच में विवाद काफी पुराना है। साल 2022 में सरकार इसको लेकर के गाइडलाइंस लेकर के आई, जिसमें ये कहा गया कि ये पूरी तरह से वॉलंटरी है और ग्राहक चाहे तो इसे देने से इनकार कर सकता है। सरकार के इस फैसले को जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चुनौती दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार के फेवर में फैसला दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये एक प्रकार के टैक्स की तरह लगता है, लेकिन अगर रेस्टोरेंट चाहे तो इसका नाम बदल सकते हैं। इतना ही नहीं, ये पूरी तरह से वॉलंटरी है और ग्राहक इसे देने से इनकार कर सकता है। इसके बावजूद इस दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश के बावजूद जो रेस्टोरेंट है उन्होंने इस सर्विस चार्ज को वसूलना जारी रखा। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए 5 रेस्टोरेंट्स हैं उनको नोटिस भेजा और उन्हें ग्राहकों को ये सर्विस चार्ज रिफंड करने के निर्देश दिए। अब क्या हुआ, अब जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच पे पहुंची है और वहां पर सरकार के नियमों को दोबारा से चुनौती दी है। अब दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 9 मई को करेगा। इधर पेगासस मामले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश की सुरक्षा से जुड़े ऐसे मामले की चर्चा सड़क पर नहीं हो सकती है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि याचिका लगाने वाले लोगों को यह बताया जा सकता है कि रिपोर्ट में उनका नाम है या नहीं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार अगर सुरक्षा कारणों से स्पाईवेयर इस्तेमाल करती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। असली चिंता यह है कि सरकार इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ कर रही है। कोर्ट 2021 में दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें पत्रकारों, एक्टिविस्ट और राजनेताओं के खिलाफ पेगासस के इस्तेमाल की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को करेगा। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री आवास में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां मौजूद थे, तीनों सेना के सेना अध्यक्ष, सीडीएस और एनएसए अजित डोभाल भी वहां मौजूद थे। और खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खात्मे को राष्ट्रीय संकल्प बताया है
और देश की सेना को खुली छूट दी है। तो आतंकवाद अभी सरकार के एजेंडे पे है। पहलगाम अटैक के बाद जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सरकार में लगातार मीटिंग्स का और सिलसिला जारी है और रणनीतियां बनाई जा रही हैं। तो इसी बीच ये खबर निकल के आई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दी है। साथ ही आतंकवाद की खात्मे को देश का उद्देश्य बताया है। सेना समय और टारगेट तय करे, साफ है इशारा कहाँ है। अब प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से ये खबर आ रही है, सेना को उन्होंने खुली छूट दी है। सेना को खुली छूट देने का मतलब होता है कि सेना एक्शन ले, और फिलहाल जो कॉन्टेक्स्ट है, जिस परिदृश्य में ये बात कही गई है, वो पहलगाम हमला है। और पूरा देश सांस थाम कर इंतज़ार कर रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन होता है, पहलगाम हमले का क्या बदला लिया जाता है। बहरहाल हम बढ़ते हैं खबरों में। फिलहाल आगे, सेंसेक्स मंथली एक्सपायरी पर शेयर बाजार की फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी सपाट बंद हुए। सेंसेक्स 70 पॉइंट चढ़कर 80,288 पर बंद हुआ। निफ्टी 7 पॉइंट चढ़कर 24,336 पर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बढ़त देखने को मिली है। आज के बाजार में डिफेंस आईटी शेयरों में खरीदारी रही। फार्मा मेटल एनर्जी शेयरों में प्रेशर देखने को मिला। और आज के बाजार में सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयरों में तेजी रही और निफ्टी के 50 में से 31 शेयरों में गिरावट दिखी। M3M फैमिली ऑफिस ने AI ड्रिवन ब्यूटी टेक स्टार्टअप कल्ट में 170 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ए सीरीज फंडिंग के तहत ये फंड जुटाया गया है। फंडिंग का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पर्सनलाइज्ड स्किन केयर को बढ़ावा देने में किया जाएगा। कल्ट का लक्ष्य अगले 1 साल में वैल्यूएशन को 5,000 करोड़ तक पहुंचाने का है। We've just closed a 20 million USD round. Out of that, it's led by M3M, and 8 million in the phase 1. We've already sort of like come in with us, and we'll hope that we'll achieve like great order volume with this. We aim to close our year 1 at 10,000 orders per day and reach a valuation of 5,000 crores. That's what we've all. कनाडा में आम चुनावों में लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी ने बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि जरूरी बहुमत का नंबर 172 सीटें कार्नी को मिलेंगी या नहीं, लेकिन उनकी पार्टी ने बड़ी बढ़त तो बना ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको बधाई दे दी है। वहीं जीत के बाद अपने भाषण में मार्क कार्नी ने समर्थकों से कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमेरिका हम पर अपना अधिकार जमा सके, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। वहीं कनाडा के चुनाव में खालिस्तान समर्थकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। खालिस्तान समर्थक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी NDP के प्रमुख जगमीत सिंह अपनी सीट भी नहीं बचा पाए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए हमारे चैनल के जरिए और साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।